डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंश है और मैं तमिलनाडु के पोलाची शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देता हूँ। मैं जब स्कूल में था तभी समझ गया था पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगने वाला। पढ़ लिख कर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। मुझे ज़्यादा रुपए कमाने थे। इसीलिए जब मैं 18 साल का हुआ अपने पिता को कह दिया कि मैं और ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। भले ही मेरे नंबर ठीक ठाक आते थे, लेकिन मुझे पता था मेरा दिमाग तेज है, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं ज़्यादा रुपए कमाना चाहता हूँ। मेरे पिता ने कहा था अच्छी अच्छी डिग्री ले लो, उसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और पिता को मैंने अच्छे से खुद भी समझा दिया था। मैं नौकरी करना नहीं चाहता। नौकरी करने वाला नाम से ही समझ गए होंगे नौकर होता है। मैं तो मालिक बनना चाहता हूँ, यानी एक बिजनेसमैन। इसके बाद मैंने कपड़ा विक्रेता के पास 6 महीने काम किया था और अच्छे से काम सीख लिया। फिर उसकी दुकान के साथ अपनी वो दुकान खोल ली। भले ही मैंने लोन लिया था, लेकिन 8 महीने में वो लोन उतार दिया। मेरा काम ज़्यादा चलने लगा था और उसका काम कम होने लगा था। हमें झगड़ा रहता। वो कहता तूने मुझसे काम सीखा और मेरे साथ में दुकान खोल के यहीं पर मुझे नुकसान करवा रहा है। मैंने कहा धंधा ऐसे ही होता है, आपको अपने बारे में सोचना पड़ता है, बाकियों के बारे में नहीं। मैं अच्छे से दिमाग लगा पाता था। मार्केटिंग अच्छी थी मेरी, इसीलिए मेरी दुकान ज़्यादा चलने लगी। मैंने बड़ा शोरूम बना लिया और उसकी दुकान बंद हो गई। उसके बाद कंपटीशन जैसे खत्म ही हो गया था। छोटी मोटी कपड़े की दुकानें जो मेरी इस दुकान के आसपास खुलती, वो तो मैं खुद ही पीछे करवा देता। इस तरह से मेरा काम अच्छा चलने लगा और मैं ढेर सारे रुपए कमाने लगा। मेरे पिता को मुझ पर गर्व था, लेकिन जब रुपए ज़्यादा कमा होने शुरू हो गए तो मुझे लग रहा था मैं रुपए कमा क्यों रहा था। मेरी ज़्यादा ज़रूरतें तो है नहीं। मैं अमीर बनना चाहता था, लेकिन अब इतने रुपए कमाने के बाद मैं सोच में पड़ गया, इन रुपयों का मैं क्या करूं। मुझे इसके बाद लगने लगा मैं अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहता हूं। घूमना फिरना शुरू कर दिया मैंने। कभी गोवा, कभी मुंबई। मैं विदेश में भी घूमने के लिए जाने लगा और 4 सालों तक घूमता रहा, लेकिन मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे शराब पिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने शराब नहीं पी। मुझे लग रहा था जानबूझकर वो मुझे बुरी लत लगाना चाहते हैं, लेकिन मैंने शराब की लत को तो नहीं अपनाया। भूलते हुए मैं जुए की लत को अपना चुका था। वो कहा करते थे तेरे पास तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं, आजा कसीनो चलते हैं। मैं गोवा में उनके साथ कसीनो जाता। वो शराब पीते, मैं बिल देता, लेकिन उसके बाद पहले 1000, 2000, 10,000, मैं 10,000 रुपए तक कसीनो में उड़ा देता। उसके बाद ये मुझे अच्छा लगने लगा। बीच बीच में मैं जीत भी जाता। मुझे तब पता चला ऐसे अचानक जीतने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। बस छोटा सा खेल खेलो, अगर आप जीत गए तो 5 गुना ज़्यादा रुपए मिलते हैं। मुझे सट्टा और जुआ खेलने की इतनी बुरी लत लग गई कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता था। अपने शहर में भी सट्टा खेलना, जुआ खेलना। जैसे ही 5 बजे मैं दुकान से बाहर निकलता, मैं जुआ खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता। ये एक ऐसी लत थी जिससे मैं पीछा छुड़वा नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी सोच भी सही थी। जब इतने रुपए हैं जो मुझसे दूर हो ही नहीं सकते, ज़रा सा मैं जुआ खेल भी लूँगा, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। पहले मैं 10,000 तक का जुआ खेलता था, अब 5 लाख तक का खेलने लगा था। एक बार 15 लाख जीते थे, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगने लगा था इस तरह से आसानी से रुपए कमाए जा सकते हैं। बेवजह पूरा दिन मैं दुकान में बैठा रहता हूँ, दिमाग चलाता रहता हूँ। कपड़े बेचने के लिए दूसरों के सामने नज़रें झुका कर रखनी पड़ती हैं, कस्टमर के सामने खुद को शरीफ दिखाना पड़ता है। यहाँ पर बड़ी आसानी से रुपए कमाए जा सकते हैं। 15 लाख जीते थे मैंने और एक बार 30 लाख भी जीते थे। इसके बाद मैं जुआ बड़ा खेलने लगा, 20 लाख लगाने लगा। मुझे लगा था इस बार करोड़ों जीतूंगा,
लेकिन उसके बाद कभी जीत नहीं पाया। कभी तो 1 लाख 2 लाख ही जीतता, उसके बाद 20 लाख 30 लाख हार जाता। जितने भी रुपए मैंने बैंक में जोड़ रखे थे सभी खत्म हो गए। उसके बाद भी वो लत को मैं दूर नहीं कर पा रहा था। दुकान गिरवी हो गई, उसके बाद भी मैं जीत नहीं पाया। तब भी मुझे लग रहा था बस एक बार जीत जाऊं फिर ये काम छोड़ दूंगा, दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। और ये सबसे बड़ी गलती थी। दुकान भी गई, काम भी गया, बैंक बैलेंस भी खत्म हो गया और मेरा दिमाग जिसमें शक्ति थी एक बिजनेस खड़ा करने की, जैसे दिमाग की वो शक्ति भी मैंने खो दी। मुझ पर कर्ज बढ़ गया था और तब मुझे लगा जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब मैं लाखों का जुआ खेलता था, धीरे धीरे हजारों के जुए में आ गया और उसके बाद अब मैं 500 रुपए 300 रुपए का जुआ खेलने लगा। लत इतनी बुरी लगी थी कि कर्ज मुझ पर चढ़ चुका, लेकिन बिना जुआ खेले मुझसे रहा नहीं जाता था। और कोई बुरी लत नहीं थी मुझे, ना मैं सिगरेट पीता था ना मैं शराब पीता था, लेकिन जुआ खेले बिना मेरा मन नहीं लगता था। मेरी माँ मेरे पिता मुझे बहुत समझाती रहे, एक बार तू अपना बिजनेस बर्बाद कर चुका है, अब छोटी सी दोबारा कपड़े की दुकान खोली है, उस पर ध्यान दे। वहां पर मैं जैसे ही 1000-2000 कमाता उससे 500-600 रुपए निकालता, उसका जुआ खेल कर आता। कभी कभी 10,000 जीत भी जाता। इस बार मैंने सोचा था ज्यादा बड़ी रकम जुए पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बार 10,000 जीते, फिर एक बार करके मैंने 20 से 30,000 हार भी दिए। अब लगने लगा था जीत शायद मेरी नहीं होगी। कर्ज जो मुझ पर था वो कर्ज धीरे धीरे मैं उतार पा रहा था, क्योंकि भले ही वो छोटी दुकान अब मैं कर रहा था, लेकिन उसका काम भी ठीक ठाक चलने लगा था। बस ये जुए की लत मुझसे दूर नहीं हो रही। माँ बाप ने कोशिश की, रिश्तेदारों ने कोशिश की, अच्छे दोस्तों ने कोशिश की, जुए की लत मुझसे दूर नहीं हो पा रही। रात को नींद नहीं आती थी। अगर मैं जुआ ना खेलूं तो ऐसा लगता था जैसे रात को मैं मर जाऊंगा, हमेशा के लिए गरीब हो जाऊंगा। इसीलिए अगले दिन मैं जुआ खेलने के लिए जरूर जाता था। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई थी, जुआ गलत होता है, ये गलत चीज है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। बस मैं दोबारा अमीर होना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा हुआ था एक बार जब बड़ी रकम जीत जाऊंगा दोबारा जुए की तरफ कभी नहीं देखूंगा। लेकिन वो दिन आ ही नहीं रहा था। मैं इसीलिए कुछ रुपए बचाता, जुआ भी खेलता, साथ में घूमने के लिए रुपए भी बचाता। जिंदगी को भी तो जीना है। इसी तरह मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था किसी ऐसी जगह घूम कर आओ जहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो। उनका मानना था अगर मैं ऐसी जगह पर जाऊं जहाँ जुआ खेलना अलाउड ही ना हो, वहाँ कोई जुआ खेलता ही ना हो, शायद कुछ दिनों तक बिना जुआ खेले मुझसे ये आदत दूर हो जाए। ऊटी की तरफ गया था मैं, वहाँ कोई कसिनो नहीं था। मुझे बताया गया था वहाँ जुआ खेलने वाले कई लोग हैं, ये झूठ था। मेरे उन दोस्तों ने जो मेरा भला चाहते थे, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने मुझे झूठ बोला। ऊटी तो मैं पहुंच गया। उन जंगलों में मैं जब पहला दिन बिता चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नशे की लत मुझे लगी हो और उससे मैं दूर नहीं हो पा रहा। 7 दिन का ट्रिप बनाकर मुझे यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन एक ही दिन में मेरा दिमाग घूमने लगा। यहाँ कोई खेलता वेलता नहीं। वहाँ बच्चों के साथ क्रिकेट खेला था मैंने उन्हें कहा था मैं 1000 रुपए लगाता हूँ, मैं जीतूंगा। बच्चों ने कहा हमारे पास रुपए नहीं है, अंकल आप अगर क्रिकेट बॉल ला दे तो अच्छा होगा। मैं एक बार खेल पाया, उसके बाद मुझे लगने लगा बिना रुपए के खेल खेलना बेवकूफ़ी होती है। जब तक आप जीत हार पर रुपए नहीं लगाते आपका जिंदगी जीना ही बिल्कुल गलत है। मैं उनके साथ भी खेल नहीं पाया। फुटबॉल का ग्राउंड भी था, वहाँ फुटबॉल खेलने वाले बड़े बड़े लोग थे, कुछ अमीर भी दिख रहे। वहाँ जब मैंने ये बात कही थी मैं ए टीम की तरफ से खेलूंगा और मैं 10,000 रुपए लगाता हूँ कि हमारी ही टीम जीतेगी, वहाँ से मुझे भगा दिया गया था। वो कह रहे थे हम रुपए के लिए नहीं खेलते, हम सेहत के लिए खेलते हैं। मैं बस अकेला सा हो गया। मुझे लग रहा था 7 दिन यहाँ नहीं बिता पाऊंगा बिना जुआ खेले, मेरा तो मन ही नहीं लगता। इसीलिए मैं ढूंढने लगा किसी ऐसे को जिसके साथ जुआ खेल पाऊं। वो फार्म हाउस में जब मैंने वेटर को कहा था क्या यहाँ कोई जुआ वगैरह नहीं खेलता, देखो मेरा दिमाग घूमे जा रहा है, बिना 3 पत्ती या ऐसी कोई गेम खेले मेरा मन नहीं लगता, तुम खेल लो मेरे साथ, 50-100 रुपए का ही खेल लो, बड़ा मजा आएगा। उसने कहा था सर यहाँ कोई जुआ नहीं खेलता और मैं भी अपने इस तरह मेहनत से कमाए हुए रुपए इस तरह गेम में गंवाना नहीं चाहता। आपको शायद यहाँ जुआ खेलने वाला कोई नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाए तो वो अच्छे लोग नहीं होते।
मैंने कहा अच्छे बुरे की बात नहीं है, तुम्हें नहीं पता, एक बार रुपए से खेल खेल कर देखो, बड़ा मजा आता है। उस वेटर ने कहा था, सर फिर भी जुआ खेलना क्यों? रुपए हारोगे या जीतोगे उससे क्या फायदा होगा? 1000 जीत जाओगे, 1000 हार जाओगे। मान लो अगर आप 1000 के 2000 भी बना गए तो क्या बनेगा, लेकिन चांस तो ये रहेगा ना, एक दिन आप वो भी हार जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें बताऊं क्यों जुआ खेला जाता है और मैं भी क्यों खेलना चाहता हूं। एक बार जुआ सही से खेल गया मैं, मेरी किस्मत चमक गई, करोड़ों कमाऊंगा, फिर जुए को हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर से दोबारा जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा। तब उसने कहा था, सर जुए से भी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, लेकिन वो कोशिश कोई करना नहीं चाहता। मैंने कहा जुए से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई हो ही नहीं सकती। उसने कहा सर है, लेकिन जान का खतरा है। मैंने कहा जान का खतरा है, बताओ तो ज़रा ऐसा कौन सा खेल है जिसमें जुए से भी ज़्यादा जल्दी ढेर सारे रुपए कमाए जा सकते हैं। उसने कहा 50-60 करोड़, कम तो नहीं है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 50-60 करोड़, ऐसा कौन सा खेल है जो जुआ भी नहीं है और 50-60 करोड़ कमाए जा सकते हैं? उसने कहा सर ऊटी की पहाड़ियों के नीचे वो कब्रिस्तान के आसपास एक खजाना गड़ा है, माना जाता है वो 50-60 करोड़ का खजाना है। किसी समय में यहाँ एक राजा भटकता हुआ आया था और उसे जो कातिल मारना चाहते थे वो उसके उस खजाने को छीनना चाहते थे। 7 सिपाही थे उसके, और वो राजा ने उस कब्रिस्तान के आसपास वो जो खजाना था ना गाड़ दिया। उसके जितने सिपाही थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उस राजा को मार दिया गया, लेकिन कभी भी उसके खजाने को ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन जो कातिल उसे मारने आए थे ना, उस रात वो वहीं पर थे और उन्हें मार गिराया था उस राजा की आत्मा ने। राजा की आत्मा ने उनके टुकड़े कर दिए थे और वो टुकड़े हवा में उड़ रहे थे जब उसके साथी वहां आए देखने के लिए। हवा में उड़ते हुए इंसानी हड्डियों के टुकड़े और सामने उस राजा की आत्मा। उसका जो विरोधी था जिसने वो कातिल भेजे थे ना, वो भी जिंदा नहीं बचा था, उसको भी यहीं पर काट कर मार दिया गया था। माना जाता है तब से खजाना यहीं पर गड़ा हुआ है। उस राजा की आत्मा भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन अब वो उतनी गुस्सैल नहीं है क्योंकि उसने बदला ले लिया। अब भी नजर तो आता है, लेकिन कहते हैं खजाना सिर्फ उसे पता है कहाँ गड़ा है। अगर तुम खजाना ढूंढ पाओ बिना जुआ खेले 50-60 करोड़ तक का खजाना ढूंढ सकते हो। कोशिश करना चाहोगे या बस छोड़ देना चाहोगे? मेरी आंखें चमक गई थी। जुए जैसा मजा इसमें भी आने लगा था। सोच रहा था जैसे जुए में कुछ रुपए लगाए जाते हैं, इसमें भी खतरा लगाया जाएगा। अगर मैं जीत गया तो करोड़ों जीत सकता हूँ। बताओ तो मुझे कब्रिस्तान किस तरफ है? वो वेटर कहने लगा, अरे सर मैं उदाहरण देकर बता रहा था, सच तो नहीं वहां जाना चाहते? मैंने कहा जाना चाहता हूँ, सच में खजाना है या झूठी बात है? उसने कहा खजाना तो है सर, खजाना कभी ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन खजाना कहाँ है उस आत्मा को पता है। कहते हैं आत्मा है बड़ी खतरनाक, नुकसान जरूर पहुंचाती है अगर गुस्सा दिलाया जाए, और खजाना सिर्फ उसी से पाया जा सकता है। कोशिश बहुत लोगों ने की, मारे भी बहुत लोग गए, मरना तो नहीं चाहते। मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन जुए की लत जो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी, मैं पागल हो गया। मैं इस बात के लिए भी मान गया था, बिल्कुल वहां जाकर ढूंढने की कोशिश तो करूंगा ना, बड़ा मजा आएगा। जैसे नशे की लत टूटी होती है ना, उसी तरह से मेरी भी जुए की लत टूटी पड़ी थी। मैं दोपहर के वक्त उस तरफ निकल पड़ा था, रहा ही नहीं जा रहा था। बैग में खाने पीने का सामान डालकर मुझे लग रहा था एक रात ही वहां गुजारनी होगी। देख कर आता हूँ, कुछ पता तो चलेगा, वैसे भी बाकियों से अलग रहूंगा, शायद जुआ खेलने का मन ना करे। अगर कोई इंसान ही नजर नहीं आएगा तो मैं जुआ खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर खजाना मिल गया वैसे भी जुआ खेलना नहीं चाहूंगा। जिंदगी बदल जाएगी, दोबारा अमीर हो जाऊंगा मैं। दोपहर को चलकर मैं उस कब्रिस्तान में गया था। शाम होते ही वहां मुझे डर जरूर लगने लगा था, लेकिन कोई आत्मा नजर नहीं आई। अंधेरा होने के बाद भी टॉर्च से मैं ढूंढता रहा। किसी ऐसी जगह को ढूंढना चाहता था जहां पर खजाना गड़ा हो सकता है। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैं जानता हूं इस तरह से खजाने नहीं मिलते। कोई भी आदमी अगर खजाना ढूंढने के लिए कहीं पर जाए तो ऐसे सामने थोड़े ना मिल जाएगा। अगर यहाँ खजाना इस तरह से आसानी से गड़ा होता तो पहले ही लोग निकाल चुके होते। मुझे नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी अपनी किस्मत को एक बार आजमाना चाहता था।
अंधेरा होने के बाद 10 बजे उस कब्रिस्तान में कोई आत्मा नजर नहीं आई, कोई खजाना नहीं मिला। 2-3 कब्रों के उस पत्थरों को ऊपर उठाकर भी देखा था, कुछ नहीं मिला। बदबू और हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिला। मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए। अब भूख लगी थी। ये जुआ शायद मैं खेल नहीं पाऊंगा। 2 दिन हो गए, जुआ खेल नहीं पाया। ये लत जैसे धीरे धीरे मुझे पागल बनाने के कगार पर ले गई थी। अब शायद कुछ नहीं हो सकता। उस कब्रिस्तान से वापस आते वक्त मैं उसी रास्ते से आया था जिस रास्ते से कब्रिस्तान की तरफ गया था, लेकिन जैसे पगडंडी बदल गई हो। सामने पगडंडी थी जिस पर चलकर मैं आया। रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए, लेकिन वो पगडंडी एक जगह जैसे घास से घिरी हुई। समझ ही नहीं आ रहा मुझे किस दिशा में जाना है। अंधेरा था, जानवरों की आवाज़ें, और मुझे लगने लगा मैं भटक जाऊंगा, मैं ज़रूर ही भटक जाऊंगा। इसीलिए मैं एक दिशा में चलना शुरू हो गया। मुझे लगा कोई ना कोई उस तरफ होगा जो मुझे बता देगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। सामने कुछ लोग नजर आए चलते हुए। भागता हुआ मैं उनके करीब गया और कहने लगा, भाई साहब शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं यहाँ भटक सा गया था। देखो नीचे घूमने के लिए गया था मैं, बस उसके बाद रास्ता सही से मिल नहीं रहा था। पगडंडी भी नजर नहीं आ रही। लगता है हल्की हल्की बारिश हुई है, इसीलिए मिट्टी थोड़ी गीली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता यही है? दोनों आदमी कहने लगे, चलो हमारे साथ, हम भी यहाँ घूमने के लिए आए थे, हमारे साथ चलो, आगे ऊटी की तरफ निकलते हैं। उन 2 लोगों के साथ मैंने चलना शुरू कर दिया। शुरू में वो साधारण बातें कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में पूछ रहे कि तेरे घर में कल क्या बना था? मैंने तो कल भिंडी खाई, ये खाया वो खाया, ऐसी बातें कर रहे। बीच बीच में मुझसे भी पूछते मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ घूमने के लिए जंगल में क्यों आया, यहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब बातें खत्म हो गई, हम चलते चलते एक गांव तक पहुंचे। लकड़ियों के वो घर, झोंपड़े जैसे कई घर थे। नीचे कई जगह चमकती हुई दीवारें साफ लग रही। ऐसा लग रहा था ये नया बना गांव है। दीवारें अच्छी हैं और उन झोंपड़ों के अंदर भी घर बिल्कुल मॉडर्न है, लेकिन बाहर से गांव जैसी लुक दी गई है। वहाँ कई लोग, बहुत ज़्यादा लाइट्स, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा, रंग बिरंगी लाइट्स। और एक बड़े से हॉल की तरफ जब वो दोनों आदमी मुझे लेकर गए, अंदर मैंने देखा कई पूल टेबल लगे हुए थे। कई लोग ताश के पत्ते लेकर जैसे इकट्ठे जुआ खेल रहे हों। आंखें चमक गई मेरी। मैंने उन 2 लोगों से पूछा, ये क्या, ये जुआ खेल रहे हैं? तब उन दोनों ने कहा, हाँ ये जुआ खेलने वाला एरिया है, इस तरफ मत जाओ, ये बुरी जगह है, बुरी जगह है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। चलो आगे की तरफ निकलते हैं, अब तुम्हें आगे जाने का रास्ता भी दिखा दे। आधे में तुम्हें छोड़ आएंगे, जब सामने वो होटल नजर आना शुरू हो जाएगा फिर हम वापस आ जाएंगे। मैं अब वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। मैंने उन दोनों को कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी कुछ समय मैं रुक सकता हूँ, यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा, मैं यहाँ रह सकता हूँ। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर कहने लगे, रुक तो सकते हो, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने उनसे सवाल पूछा, खतरनाक साबित हो सकता है? खतरनाक साबित कैसे हो सकता है? यहाँ कौन सा खतरा? इतने सारे तो लोग हैं। ये है शहर का हिस्सा ही, लेकिन गांव जैसा बनाया गया है। मुझे वैसे भी ऐसे पुराने झोंपड़े पसंद हैं। वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर दोनों ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब हम अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो, किसी से बात करके किसी जगह रुक लेना। दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन मेरा मन तो उस हॉल के अंदर जाने का था। मैं चलकर जैसे ही अंदर गया, मेरे जो जूते थे ना, वो थोड़े गीले थे, सख्त थे, इसीलिए वो लकड़ी का जो फर्श था उस पर एक बार टक की जो आवाज़ आई, भले ही वो भीड़ की आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन मेरे जूते की हल्की सी आवाज़ ने जैसे हर किसी को चौकन्ना कर दिया। सब मेरी तरफ देख रहे। शायद मैं कोई बाहरी था जो इस जगह यहाँ पर आया। इतना हैरान सब क्यों हो गए? मैं मुस्कुराने लगा, सब मुस्कुराने लगे थे। तभी मैं 4 लोगों के पास गया जो टेबल पर बैठे ताश के पत्तों से खेल रहे थे। उनके पास जाकर मैंने उन्हें देखना शुरू कर दिया। मैं खेलना नहीं चाहता था, सिर्फ देखे जा रहा। तभी मैंने ध्यान दिया, चारों के हाथ में नोटों की गड्डियां थी, गड्डियां। 5-5 लाख तो होंगे ही, जो सामने रखकर वो इस तरह जुआ खेल रहे। फिर मेरा ध्यान आसपास पड़ा। वहाँ जितने भी टेबल थे, कुछ ताश खेल रहे, कुछ गोटियां खेल रहे, कुछ कौड़ियों से खेल रहे।
हर किसी के हाथ में, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जो एक आदमी के बैग में भी देखे मैंने। आंखें खुली की खुली रह गई। ये गांव के लोग नहीं है, ये तो अमीर लोग हैं, कहीं दूर से आए होंगे यहाँ जुआ खेलने के लिए। यानी कि ऊटी में वैसे जुआ खेला नहीं जाता, यहाँ खेला जाता होगा। वाह यार, ये जगह भी सही है। रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने मुझे ऐसी जगह भेजा था जहाँ जुआ कोई खेलता ही नहीं, लेकिन मैंने यहाँ भी ढूंढ लिया। वाह, अब आएगा मज़ा। मैंने वो ताश के पत्ते खेलने वालों के साथ कहा था, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे पूछा, खेल तो सकते हो, लेकिन बराबरी कर पाओगे? कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? मैंने जेब में निकाले तो 10,000 रुपये मेरे पास थे। हंसते हुए कहने लगे, चलो चलो निकलो, इतने में हम नहीं खेलते, खेलेंगे तब जब देने के लिए बहुत कुछ हो। मैं समझ नहीं पाया। मैं उनसे गरीब था, किसी ज़माने में अमीर हुआ करता था, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं थे। उनसे मैं दूर आ गया। कौड़ियाँ खेल रहे, उनके पास भी बहुत सारे रुपए। उनके वो नोट देखकर भी मैं घबरा गया, शर्मा सा गया। आगे की तरफ गया और हॉल से बाहर निकला रोता रोता। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, मुझे जुआ खेलना है, कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। ये तो बहुत अमीर है, क्या कोई मेरे जैसा नहीं है जो थोड़ा कम अमीर हो या जिसके पास 10,000 रुपये ही हो? मैं अब उस हॉल से आगे की तरफ गया। एक पेड़ के नीचे अजीब सी गेम खेल रहे। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सफ़ेद रंग का कपड़ा रखा हुआ था, काले रंग की एक अजीब सी स्याही से वो कुछ लिखते, डिज़ाइन सा बनाते, उसके बाद उस पर मिट्टी डालते, हंसने लगते, एक दूसरे को नोट पकड़ाने लगते। मैंने ध्यान दिया, उनके पास 30-40 लाख रुपए थे, एक आदमी के पास इतने। मैं वहाँ से भी मायूस होकर आगे बढ़ने वाला था। एक आदमी ने हंसकर मेरी तरफ कहा, क्या हुआ, अंदर खेल कर नहीं आए या लुट कर आ गए? मैंने बस अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए ही कहा, खेल कर क्या आता, वहाँ तो बड़े अमीर लोग हैं, अब उनसे क्या खेलूँ, वो तो बराबर बिठाते भी नहीं। तब उन्होंने कहा, आओ आओ हमारे साथ बैठो। मैं उनके करीब तो गया, लेकिन नोटों की गड्डियाँ देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं उनको कहना चाहता था कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, डर क्यों रहे हो, आओ खेलो हमारे साथ। मैंने जेब से 10,000 रुपये निकाले और कहा, मेरे पास बस इतने हैं, आप तो इतने इतने रुपए लेकर बैठे हैं, मेरे साथ कैसे खेलेंगे? उन्होंने कहा, खेलो तो सही, हमारे ज़्यादा रुपए, तुम्हारे कम रुपए। अगर तुम हारोगे तो कम हारोगे, अगर तुम जीतोगे तो बहुत ज़्यादा जीतोगे। खेलने में मज़ा आएगा और हमें वैसे भी रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी इन बातों से मुझे अलग सा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं तो 10,000 में अगर पूरी तरह से हार भी गया तो सिर्फ इतने ही देने होंगे, लेकिन अगर जीता तो सबके पास कम से कम 20-20, 30-30 लाख हैं। हो सकता है 50-60 लाख या 1 करोड़ तक मैं कमा पाऊँ। कोशिश करूँगा, वैसे भी मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। मैं उनके साथ खेलना तो चाहता था, लेकिन बैठने से पहले मैंने उनसे पूछा, ये सफ़ेद कपड़ा रखकर आप कर क्या रहे हो, कैसे निशान बना रहे हो, ये कैसा खेल है? उन्होंने कहा, खेल तो ये जुआ ही है, लेकिन इसमें कई बार हमें बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, क्या तुम दांव पर लगा सकते हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मेरे पास जो है मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। जेब से 10,000 रुपये के नोट निकाले, मैंने सामने रखकर कहा, देखिए ये है मेरे पास। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कई बार सिर्फ रुपए ही नहीं, कपड़े और भी चीज़ें दांव पर लगाई जा सकती हैं। क्या तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो? फिर खेल खेलना, अगर कुछ भी बचा है बीच में से भागने नहीं देंगे हम। मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, भागूंगा नहीं, जो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। वो 3 लोग मुस्कुराने लगे थे और तब मैं समझ ही नहीं पाया आखिर वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। वहाँ कपड़े के पास मैं बैठा, फिर वो मुझे कहने लगे, यहाँ ये पत्थर हम फेंकेंगे, पत्थर से बनाएंगे निशान, वो पत्थर लुढ़क कर किस दिशा में जाता है, अगर वो तुम्हारी तरफ जाता है तो तुम आगे लिखोगे, आखिर दूसरे से क्या करवाना है। मान लो ये एक डैर ही होगा, लेकिन खतरनाक होगा। पेड़ से छलांग लगाना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना, किसी नदी में छलांग लगाना, नहाना, बहुत कुछ यहाँ हो सकता है, लेकिन अगर वो तुम करोगे तो तुम्हें कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तुम आसानी से बच सकते हो। फिर दूसरे से भी वो काम करवाना, वो अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कीमत देनी होगी। लेकिन इस गेम की अच्छी बात पता है क्या है?
अगर सामने वाला वो चीज़ ना कर पाए फिर उसे कीमत देनी होगी, और वो कीमत बंटेगी नहीं, सीधा तुम्हारे जेब में। एक बार में ही तुम जीत जाओगे, बाकी 3 पत्ती की तरह नहीं कि अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। बोलो, खेलोगे? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। मैं वहां बैठ गया। वो 3 दिशाओं में बैठे थे और मैं चौथी दिशा में। सबसे पहले उस कपड़े को ऐसे बिछाया गया कि ढलान सी हर दिशा की तरफ बनी हुई। बीच में एक पत्थर रखा गया जो सबसे ऊपर की तरफ था। ये डिज़ाइन ऐसे बनाया गया था कि पत्थर बिल्कुल बीच में फेंकना है, लुढ़क कर जिस दिशा में जाता उस तरफ एक निशान बना दिया जाता, जो जीतता वो निशान बनाता। मैंने इसीलिए जैसे ही पत्थर को लुढ़का कर फेंका, क्योंकि पत्थर लुढ़क कर मेरी तरफ ही आ गया था, यानी अब मैं वो चीज़ करने वाला था जो वो करवाते, यानी पहली बारी में मैं हार गया। इसके बाद मैंने घबराते घबराते कहा मुझे क्या करना होगा। उनमें से एक आदमी ने कहा पीछे पत्थर है ना, उसका वजन होगा 20 किलो, तुम्हें उठाकर अपने सर पर रखना है, उसके बाद दोबारा नीचे फेंक देना है। मैं उठा, पत्थर को उठाने में जोर लगा, लेकिन 20 किलो का वो पत्थर एक गैस सिलेंडर की तरह ही था। सर पर उठाया, दूसरी तरफ फेंक दिया। सब ने बजाई ताली और कहने लगे आखिर तुम्हें कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, बच गए तुम। मैं दोबारा उस कपड़े के पास बैठ गया। सोचने लगा ये तो आसान काम है, यानी इसके रुपए भी नहीं देने होंगे, ये बढ़िया है। क्योंकि मैं हारा था तो पत्थर फिर से मेरे हाथ में ही थमाया गया था। फिर से इस बार मैंने ध्यान से ऊपर की तरफ उछाला, पत्थर बिल्कुल बीच में टकराया और इसके बाद एक दिशा में गया। वो आदमी ने सफ़ेद कपड़े पहने थे, अपने सर पर हाथ मारकर कहने लगा अरे यार मैं तो हार गया, अब मुझे क्या करना होगा। मैं अब कीमत भी लगा चुका था, 10,000 रुपये पूरे लगे, तुम्हें यह काम करना होगा वरना मुझे 10,000 देने होंगे। वो भी कहने लगा ठीक है, अब बताओ काम क्या करना होगा, कोई मुश्किल वाला देना जो मैं कर ना पाऊँ। मैं सोचने लगा, जैसे जैसे मैं सोचता जा रहा बाकी कह रहे समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करो, सोचकर पहले रखना था। मैं भी क्या कहता, तो मैंने कहा पीछे जो पेड़ दिख रहा है ना, देखो 10 फुट की ऊपर उसकी एक डाली है, डाली से छलांग लगाओ सीधा नीचे और अपनी बाजू को पीछे रखना, पाँव के बल गिरना चाहिए, तुम ये कर पाओगे, चोट लग सकती है। वो पेड़ की तरफ देखने लगा, फिर नीचे देखने लगा, फिर पेड़ पर चढ़ा, 10 फुट ऊपर से उसने छलांग लगा दी। उसका पाँव जरा सा मुड़ गया था, चीखा था, फिर से आकर बैठ गया और कहने लगा मज़ा काफ़ी आया। मैं अब समझ गया था उसका पैर थोड़ा सा मुड़ा है, अगर दोबारा मैं उसी पेड़ से छलांग लगाने को उसको कहूँगा वो मना कर देगा, यानी कि अगर उसके ऊपर इस बार पत्थर गिरा वो तो फंसा, 10,000 गए, लेकिन अब पत्थर उसे उछालना था। उसके हाथ में पत्थर दिया गया, बीच में उसने मारा, दूसरी तरफ पत्थर गिरा। एक और आदमी जो एक तरफ बैठा, अब उसे वो काम करना था जो वो कहता। उसने काम इतना अजीब कहा, मैं एक पल के लिए घबरा सा गया था। उसने कहा था तुम्हें वो पीछे तालाब है ना, उस तालाब में छलांग लगानी होगी, पीछे देख रहे हो वो छोटा मगरमच्छ है, वो काटता भी है। अब तुम्हें तालाब की उस तरफ छलांग लगानी है, तैरते हुए इस तरफ आना है। हो सकता है मगरमच्छ तुम्हें पकड़ ले, मारेगा तो नहीं लेकिन जख्मी कर सकता है। उसने हामी भरी, उसने 50,000 की कीमत रखी थी, वो देना नहीं चाहता था। उसने कहा मैं उस तालाब में तैर कर आऊँगा। पानी में उसने छलांग लगाई, वहाँ एक नहीं 3 मगरमच्छ थे। वो तैरते हुए उसके करीब आने लगे। जैसे ही वो तालाब के बिल्कुल किनारे से ऊपर चढ़ने वाला था, एक मगरमच्छ ने मुंह खोलकर उसके एड़ी पर दांत गड़ा दिए। उसने बड़ी तेजी से मुंह हिलाया था, दांत गड़े, उसने एड़ी खींच ली। एड़ी जख्मी हो गई थी लेकिन वो बच गया। मेरी सांस रुकने को आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था वो तो गया। 3 मगरमच्छ हैं, हो सकता है आकार में छोटे हैं लेकिन तीनों पकड़ते तो उसे मार भी तो सकते थे। कैसा खेल है ये, तो खतरनाक जुआ है। लेकिन वो तीनों वहां बैठकर हंसने लगे। एक की टांग मुड़ी थी, एक की एड़ी जख्मी थी, लेकिन फिर भी सब खेलना चाहते थे। अब उसके पास पत्थर आया, उसने तीनों की तरफ देखा और कहा अब बताता हूं जरा। उसने पत्थर ऊपर की तरफ उछाला। जैसे ही पत्थर उछलकर मेरी तरफ आया, मुझे लगा लो मैं फंसा। तब उसने कीमत रखी 50,000। मैंने कहा 50,000 नहीं है मेरे पास। उसने कहा नहीं है तो यानी तुम्हें वो काम तो करना ही होगा, उस काम को नहीं छोड़ सकते, 50,000 दो या वो काम करो। मैंने कहा ठीक है काम करूँगा, इससे मौका बच सकता है। उसने मुझे जो काम कहा, एक पल के लिए मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी।
सामने एक झाड़ियाँ थी जिसमें कांटे भी थे और उसने कहा था भागते हुए जाना है, उस झाड़ी में छलांग लगा देनी है, जितने कांटे चुभ गए फिर बाहर खुद ही आ जाना, बस छलांग लगानी है। काम कर सकते हो या नहीं? वो झाड़ियों में कांटे देख मेरी सांस रुकी जा रही। इससे तो मुझे काफ़ी दर्द होगा, ये कैसा खेल है? उसने कहा 50,000 दे सकते हो तुम? मैंने कहा नहीं, 50,000 नहीं दे सकता, लेकिन ये काम भी नहीं कर सकता। उसने कहा काम तो करना होगा, छोड़ नहीं सकते, देखो छोड़ नहीं सकते। मैं बचपन में ये बेवकूफ़ी कर चुका था, इसीलिए दोबारा ये बेवकूफ़ी कर सकता था, इससे मौका तो बढ़ जाता ना। वैसे भी पत्थर मेरे हाथ में आता और इस बार रुपए कमाने का मौका मुझे मिलता। लगा दी छलांग मैंने झाड़ियों में। कपड़े मोटे पहने थे, कई जगह कांटों ने मुझे थोड़ा सा छीला, लेकिन फिर भी सही सलामत मैं उन झाड़ियों से बाहर आ गया। हल्का हल्का खून कई जगह से निकल रहा। उन्होंने मुझे कुछ रुई दी, एंटीसेप्टिक लोशन दिया ताकि खून को साफ किया जा सके। फिर मैं वहीं पर बैठा, उनकी आंखों की तरफ देख रहा। उन्हें काफ़ी खुशी हो रही, लेकिन ऐसा जुआ मैंने कभी नहीं खेला था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? कहीं ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं कह देंगे? तब मैंने उनको कहा देखो ऐसे झाड़ियों में ऐसा कुछ दोबारा मत कहना, ये तो जानलेवा है ना, कोई और काम कहो ना जिससे कोई डर जाए, फिर उसे कीमत देनी ही पड़े। उन्होंने सर हिला दिया। मैंने पत्थर घुमाकर ऊपर की तरफ मारा। इस बार सामने बैठे उस आदमी की तरफ पत्थर गया। सर पर हाथ रखकर वो कहने लगा था अब तो मैं फंसा, कीमत क्या है तुम्हारी? मैंने उसको कीमत बताई। कीमत है 1 लाख रुपए। उसने कहा 1 लाख? तेरे पास तो 10,000 है ना, तू सीधा 1 लाख जीतना चाहता है? मैंने कहा हाँ जीतना चाहता हूँ, काम मुश्किल दूंगा ताकि 1 लाख मैं जीत पाऊँ। मैं सोचने लगा था उसे क्या काम दूँ, तभी मेरे दिमाग में एक ऐसा काम आ ही गया। वो पीछे वाला जो हॉल था ना, वहाँ सबसे पीछे टेबल लगा हुआ था, पूल टेबल, और वहाँ सबसे पीछे वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा जिसके सोने के दांत थे। उसने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए थे 4 मोटे मोटे 4 आदमी उसे घेरे हुए, कोई उसे छू नहीं सकता था। मैंने उस आदमी को कहा तुम्हें वो सोने के दांत वाले के ना एक घूंसा मार कर आना होगा, आसान काम है, कोई जानलेवा नहीं। अगर तुम ये काम कर पाते हो अगले आधे घंटे में फिर तो ठीक है, नहीं कर पाते तो 1 लाख देने होंगे। अब काम कह दिया तो कह दिया, बाकी भी कहने लगे काम तो इसने कह दिया, अब करना होगा। हम उस हॉल के बाहर खड़े हो गए। वो भागता हुआ गया, पूल टेबल पर छलांग लगाई और सामने से मुक्का मार देना चाहता था। भले ही बाद में उसकी पिटाई होती, लेकिन वो मोटे 4 बॉडीगार्ड पहले ही उसे रोक चुके। उसके चमाटे लगाई, मुक्के मारे और हॉल के बाहर फेंक दिया। अब वहाँ और भी सिक्योरिटी गार्ड थे, उस आदमी को हॉल के अंदर घुसने नहीं देते। वो मायूस था और बाकी 2 ने कहा तूने कोशिश की है, अब नहीं कर सकता, समय बर्बाद मत कर, हार मान ले। उसने हार मान ली। मेरे हाथ में थमाए 1 लाख। मैं जीत गया 1 लाख और मुझे बहुत खुशी हुई। 10,000 लगाए थे, 1 लाख मेरे पास आ गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद वहीं पर दोबारा बैठ गया। पत्थर अब उस आदमी के हाथ में था, वो 1 लाख हार चुका था। फिर मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, ये गेम खत्म तब होगी जब किसी के रुपए खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। 1 लाख लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सामने वाला हो सकता है कीमत ऐसी रख दे कि मेरे सारे रुपए एक बार में चले जाएं। मुझे भी सामने वाले के सारे रुपए लेने होंगे, इससे ही काम बनेगा। उस आदमी ने पत्थर घुमाया, पत्थर कपड़े पर गिरा, मेरी तरफ आ गया। मेरा रंग उतर चुका था, अब मैं फंसा। और उसने सामने से जो काम कहा, मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उसने कहा वो चाकू पड़ा है, चाकू उठा, अपनी सबसे छोटी वाली उंगली काट के मुझे दी। मैं हैरान परेशान, पागल है, ये कैसा काम है, ये काम सही नहीं है। उसने कहा इससे जान नहीं जाएगी ना, तूने कहा था शुरू में, हमने रूल बनाया ऐसा काम नहीं कहना है जिससे जान जाए। उंगली कटने से जान जा ही नहीं सकती, काट उंगली वरना 50,000 दे। मैं सोच में पड़ा हुआ, ये तो मुश्किल काम कह दिया, लेकिन तभी मेरा दिमाग चला, 1 लाख जीत चुका हूँ, 1,10,000 है मेरे पास, 50 दे दूंगा तो 60 मेरे पास आएंगे और सामने वाले को अगली बार ऐसा काम कहूँगा कि वो हार ही जाएगा। इसके बाद मैंने 50,000 दे दिए और कहा उंगली नहीं काटूंगा, ले 50,000। उसका मुंह बन गया था, उसे लगा था मेरे पास 10,000 है, उसने 50,000 कहे थे, जैसे भूल गया हो। फिर चिढ़कर कहने लगा अरे यार सारे मांगने थे। मैंने कहा अब नहीं मांग सकता, अब बताता हूँ।
मैंने उसके बाद पूछे सबके पास कितने कितने रुपए हैं। एक के पास 30 लाख, एक के पास 25 लाख और एक के पास 70 लाख थे। यानी एक बार में ही सारे रुपए लेने होंगे, तब वो खाली होगा और बदला लेने नहीं आ पाएगा। ये तरीका सही है। मैंने उसके बाद पत्थर बीच में घुमा कर मारा। पत्थर गिर गया सफ़ेद कपड़े वाले के पास। उसके पास थे 70 लाख। मैंने कह दिया 70 लाख लगे दांव पर, तू 70 लाख देगा या मेरा ये काम करेगा? उसने कहा काम बता। मैंने कहा ये चाकू पड़ा है ना, इस चाकू से करना होगा कुछ खतरनाक। यानी कि हमने कहा है ना ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी जान चली जाए। किसी और की तो जान जा सकती है ना। अंदर जाकर चाकू से गला काट कर आ, उसी सोने के दांत वाले का, फिर मानू मैं खुश था। इस बार 70 लाख आएंगे। काम वो कर ही नहीं सकता। अंदर जाकर उसका सर कैसे काटेगा, ये काम असंभव है। वहाँ हम तीनों खड़े हो गए। चाकू लेकर वो जैसे ही घुसा था उस हॉल में, उसे कोई रोक नहीं रहा। सीधा टेबल पर छलांग लगाई और जैसे ही वो मोटे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ पाते, उसके कई साथी भी वहीं पर थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया। सोने के दांत वाला पीछे उस कुर्सी पर बैठा था। चाकू गर्दन में घोंपकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। मेरे हाथ पांव फूल गए। उसके बाद वहाँ कटा सर फेंक वो बाहर की तरफ भागा। कपड़ा उठाकर हम वहाँ से दूर निकले और जंगली इलाके में पेड़ के पास कपड़ा लगाया। मेरी हालत इतनी पतली थी, 2 बार उल्टियाँ कर चुका। मैं उस आदमी की तरफ देख रहा, कितना वहशी है, इसने तो सच में ये काम कर दिया। फिर तीनों कह रहे ऐसा काम करने के लिए तूने कहा है। देख हम कसूरवार नहीं हैं, हम तो जुआ खेल रहे हैं। यहाँ पर जो नियम है वो नियम है। 70 लाख बचा लिए मैंने, अब पत्थर मेरे पास। मैं बताता हूँ किससे कितने रुपए लेने हैं। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने रुकने को कहा। रुको रुको रुको। मेरे पास 10,000 थे। मैंने 1 लाख जीता, 50 दे दिए, 60 मेरे पास हैं। मैं हारता हूँ, 60 ले लो। मैं नहीं खेलूँगा ये, मैं नहीं खेलूँगा, मैं हार मानता हूँ। तभी एक आदमी ने मुझे दोबारा बैठने के लिए कहा, ऐसा नहीं, जब तक कोई जीत कर तुमसे रुपए नहीं लेता तुम खेल छोड़ नहीं सकते। अब तुम जा नहीं पाओगे जब तक तुम्हारे पास देने के लिए चीज़ें हैं। मैंने कहा मेरे पास देने के लिए रुपए के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा उंगली, हाथ, सर, धड़, ये तो दे सकते हो ना। वो चीज़ें जिससे तुम मरोगे नहीं, काट कर दे सकते हो ना। अब कीमत अदा करनी होगी, खेल तो खेलना होगा। मेरी हालत पतली थी। मैं कहने लगा मैं मरना नहीं चाहता, इसमें तो मौत हो गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वो उसका सर काटा है तुमने। तभी तीनों हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर कहने लगे अरे सर काटा है, मारा थोड़े ना है उसे, वो मरने वाला नहीं, मोटा सोने के दांत वाला। देखना है तुझे दिखाने के लिए इतनी दूर आए हैं हम। उसके बाद मैंने देखा अपना सर पकड़े हुए वो धड़ चला रहा। वो आदमी जिसका सर कट चुका था कैसे चल सकता है? बिना सर के कोई इंसान नहीं चल सकता। चलता चलता आया, अपना सर उसने मेरी तरफ किया और तीनों ने मुझे कहा इसका सर धड़ पर रख, तभी ये दोबारा सही हो पाएगा। मैं क्या कहता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। ये हो क्या रहा है? उन तीनों ने मुझे बड़े गुस्से में कहा था, तो मैं अब वैसा ही करने वाला था। उसका सर धड़ पर लगाया। जैसे ही सर धड़ पर लगा, जैसे उसकी आंखें झपकने लगी। फिर वो कहने लगा बेवजह परेशान करके रखा है, अपना खेल खेलना है तो अपना खेलो, किसी और को क्यों फंसाते हो? पहले वो मारने के लिए आ गया, तूने तो मेरा सर ही कटवा दिया। अब दोबारा ऐसा किया, देख मैं पीट कर जाऊंगा तुझे, तो जिंदा लगता है। ये कहकर वो चला गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन तीनों से पूछा ये क्या था? मुझे लगा था ये मुझे मार देगा, इसका सर कटवाया है ना मैंने, लेकिन ये तो चला गया बस थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर और कह कर गया तुम जिंदा हो। मतलब क्या था इसका? ये भूत था क्या? वो तीनों हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने कहा तू जिंदा है, सच तो बोल कर गया, लेकिन पूरा सच नहीं बोल कर गया। सिर्फ तुम जिंदा हो, बाकी कोई नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डरा। उठकर मैं भागने लगा। ये सब भूत हैं, मुझे पहले से लग रहा था ये सब भूत हैं, तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
वहां से भागना चाहता था, तभी पेड़ों ने जैसे अपनी जड़ें निकालकर मुझे रोकने की कोशिश की। पेड़ों के तने सामने दीवार बन गए थे। वहां से बाहर भागना मेरे लिए असंभव सा कार्य था। चारों तरफ दीवार और बीच में वो लोग। दीवार को फांद कर भागने की कोशिश की मैंने, और उनमें से एक ने पकड़कर मुझे वहीं फेंक दिया था। ताकतवर था वो, बहुत ज्यादा ताकतवर। मुझे तीनों ने नोचने की कोशिश की और फिर उनमें से एक ने रुकने को कहा और कहने लगे, ये खेल खेल रहा है, हम इसे नहीं मार सकते। अगर ये हारा ही नहीं, अभी तक खेल में है, तो बिना कारण इसे मार नहीं सकते। खेल में हार गया, फिर शायद कुछ हो सकता है। तुम्हें अगर जिंदा रहना है, खेल खेलना होगा, खेल जीतना होगा, वरना तुम्हें यहीं पर नोचते रहेंगे। खेलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। नोच होने के बाद भी रोते रोते मेरी हालत बदली थी। मैं दोबारा उनके साथ वहीं पर बैठ गया। जुआ खेलने की जो मेरी लत थी ना, ऐसा लग रहा था जुआ खेलना नहीं चाहिए था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब तो घिन आने लगी थी, लेकिन अब वो मजबूरी बन गई थी। अब उनमें से एक ने पत्थर उछाला, पत्थर दूसरे की तरफ गया। मेरी सांस रुकी पड़ी थी कि मेरी तरफ ना आ जाए। फिर जाकर मुझे चैन मिला। उसने जिसकी तरफ पत्थर गया था ना, उसे कहा, अपना सर धड़ से अलग कर, पत्थर से कचूमर बना दे। फिर तेरे सर के साथ नहीं, तेरे धड़ के साथ खेलेंगे। उसने वैसा ही किया, क्योंकि कीमत उसकी पूरी की पूरी रकम थी। अपने सर को पत्थर से कुचल डाला। धड़ से अलग करने के बाद मैं उल्टियां करते करते बुरी हालत में पहुंच गया था। वो तो जिंदा ही नहीं, धड़ खेलने लगा था। मैंने सवाल पूछा, इसका पूरा मुंह तो तोड़ दिया, पिचका दिया इसने खुद ही। बोलेगा कैसे, काम करने को कहेगा कैसे? वो दोनों हंसने लगे थे। फिर उसने पत्थर उछाला, दूसरे की तरफ गया। फिर उसने हाथों से इशारा करके कहा, अपने पेट से काट खुद को, टांगे कर दे अलग, धड़ कर दे अलग। उसने चाकू से वैसा किया। हंस हंस कर उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा। जब उसने पत्थर उछाला, पत्थर आया मेरी तरफ। कीमत रखी गई 60,000। सारी की सारी रकम जाने वाली थी, और जो काम कहा गया वो और भी अजीब। पेड़ लगभग वो 25 फुट ऊंचा पेड़ था। वहां से छलांग लगानी है पीछे की तरफ। पीछे एक छोटी खाई थी। सही से कहूं तो 45 से 50 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरना था। नीचे गिरकर फिर खेलने आना था। मैं जिंदा इंसान था। अगर इस ऊंचाई से मैं मरा नहीं तो जख्मी इतना हो जाऊंगा, खेलना तो छोड़ो, मैं उठ तक नहीं पाऊंगा। क्या करूं मैं? कीमत देनी होगी मुझे कीमत देनी होगी। उन्होंने तब हंसना शुरू कर दिया। दोनों में से एक काम करना होगा। मैंने 60,000 रुपए आगे की तरफ कर दिए और कहा, मैं हार गया सब कुछ, अब मैं बाहर हूं, हार गया मैं। वो हंसने लगे और कहने लगे, ऐसे नहीं, जब तक कोई एक जीता हुआ साबित नहीं होता, कोई भी दूसरा हारेगा थोड़े ना। देने के लिए अभी बहुत कुछ है। उंगलियां, बाजू तुम्हें काट कर देनी होंगी। रोता गया मैं। भागने नहीं दे रहे थे वो। जुए की वो हर खेल मुझे फंसाती जाती। पत्थर मेरे पास था, मैंने पत्थर उछाला। अब सोच समझकर मुझे कुछ करना था। मैं उसकी तरफ पत्थर घुमाकर फेंक पाया। 70 लाख मांगे थे, यानी पूरी की पूरी रकम। अगर वो पूरी रकम नहीं देगा तो उसे काम ऐसा करना था जो कोई भूत ना कर पाए। मैंने उसको कहा, अपना सर काट कर कचूमर बना दे, फिर दोनों बाजू काट, दोनों टांगे काट। बाकी तो मेरी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि मैंने तरकीब लगाई थी, जब सिर्फ धड़ बचेगा, भले ही ये भूत हो, बोल ही नहीं पाएगा, बाजू कटी पड़ी है, इशारे तो कर नहीं पाएगा, यानी ये बाहर हो जाएगा। हुआ भी वैसा ही। उसने अपना सर काटा, कचूमर निकाला, बाजू काटे, टांगे काटी, धड़ बचा था। पत्थर तो वो फेंक नहीं सकता था, यानी पत्थर आया फिर से मेरे पास। और नए नियम का पता लगा। कोई बाहर हो गया, काबिल ही नहीं हुआ। सब कुछ कटने के बावजूद वो अब कुछ नहीं दे सकता। उसकी रकम भी मेरी। 70 लाख मेरे हो गए। पत्थर भी मेरे पास। दोबारा पत्थर उछाला मैंने, दूसरी तरफ गिरा। उसको भी यही काम करने के लिए कहा। इस तरह उसने अपना सर काटा, बाजू काटे, टांगे काटी। पत्थर फिर मेरे पास,
35 लाख भी मेरे पास। अब तीसरा बचा था। इसे खाली करने के बाद मैं बच जाऊंगा। मैं अच्छा महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। यानी इसे हराकर अब मैं बच गया। आखिरी को हरा दिया तो गेम खत्म हो गई ना। अब मैं बच जाऊंगा। मैंने उसको वैसा ही करने को कहा। पत्थर उछालकर जब उसकी तरफ गया, वो हंसने लगा। उसने अपनी बाजू काटी, एक तरफ फेंक दी। अपना सर काटा, एक तरफ फेंक दिया। सर का कचूमर बना दिया। लेकिन मैं समझ नहीं पाया वो हंसा क्यों था। उसकी रकम भी मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। मैं अकेला बचा था, समझो जीत गया। ये कहकर मैं उठने लगा, तभी उसका सर जो पिचका हुआ दोबारा जुड़ा धड़ के साथ। बाजू दोबारा उसके धड़ से जुड़े, टांगे जुड़ गई। दोबारा बैठकर कहने लगा, काम कर दिया मैंने, मेरी रकम क्यों उठा रहा है। मेरे हाथ पांव फूल गए। यानी ये खत्म नहीं हुआ। बाकी भी जुड़कर हंसने लगे। नहीं, ये हारा नहीं, हम भी ठीक हो सकते हैं। हमें लगा थोड़ी सी उम्मीद तुम्हें दे दे, इंसान उम्मीद से जिंदा रहते हैं ना। अब पत्थर आया उसके पास। हम तो चलो बाहर हो गए, सिर्फ मजाक में। अब ये अकेला बचा है तो पत्थर इसके पास। अब तुझे वो करना होगा जो ये कहेगा। तेरे पास कुछ है तो नहीं देने को, तो तुझे काम ही करना होगा। मैंने उनको कहा, मेरे पास जीती हुई रकम है, तुम दो को, जो मैं हरा चुका हूं, रकम है मेरे पास देने के लिए। उसने कीमत रखी 5 करोड़ देने होंगे, वरना तुझे काम करना होगा। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। जितनी रकम मेरे पास है एक बार में वो मांगो ना, मौका तो दो। उसने मना कर दिया। उसने कहा खेल तो ऐसा ही है, नियम ऐसे ही है। तुम लालच से इस खेल में आए थे, लो अब काम तो करना होगा। 5 करोड़ देने को है। मैंने सर हिला दिया, नहीं। उसने कहा तो काम करने को तैयार हो जाओ। अपनी सबसे छोटी उंगली इस चाकू से काटो हमारे सामने। मैं मना करने लगा। वहां से भागा मैं। उन दोनों ने मुझे पकड़ा। वहीं पर कपड़े के सामने मेरे हाथ को रखा था। चाकू से मेरी छोटी उंगली काट डाली। चीखता रहा था मैं, लेकिन मेरा खून रोकने के लिए पट्टी भी उन्होंने की थी। जैसे रहमदिली भी थी, दरिंदगी भी थी उनकी आंखों में। और फिर पत्थर मेरे हाथ में। कहने लगे, चलो उछालो, अब क्या करवाना है करवाओ। मैं अब क्या करता। पत्थर उछाला मैंने। पत्थर उसकी तरफ तीसरी बार आया था। उसके बाद मैं उसे ऐसा काम कहने वाला था जो वो कर ना पाए। रकम मैंने रखी 50 करोड़। 50 करोड़ दोगे या काम करोगे? उसने हंसते हुए कहा, काम करूंगा, रकम देने की क्या जरूरत, लेकिन याद रखना मैं वो काम कर लूंगा, फिर बारी आएगी तुम्हारी। मैंने उसको कहा, खुद को आग में जला ले, आग में भस्म हो जा। सामने लकड़ियां रखकर वो उस पर लेट गया था। मुझे लगा था अग्नि में भूत खत्म हो जाते हैं। वो जला भस्म बना, फिर से राख जुड़कर मेरे सामने आ गया। पत्थर लेने का इशारा करने लगा। दे पत्थर। पत्थर मैंने दिया। जब मेरी बारी आई उसने अब मुझसे रकम मांगी 5 करोड़ और कहा या काम करना होगा। मैंने नजरें झुकाई, क्या काम करना होगा? मेरी बाजू काटेगा? उसने कहा नहीं, चाकू ले, अपनी बाजू में घुसा डाल। आधा चाकू बाहर, आधा चाकू अंदर। बाजू के दोनों तरफ चाकू दिखना चाहिए। मैं ये करना नहीं चाहता था, खुद की हिम्मत नहीं ये करने की। बाजू आगे कर दी, उसने चाकू बाजू में घुसा दिया। खून निकल रहा, लेकिन पत्थर मेरे पास था। मौका फिर से मेरे पास। मैंने हर कोशिश की उसे जलाने की, दफन होने की, खत्म होने की। हर तरह की बात मैं उससे करता, वो मुझे करके दिखा देता। वो मुझे हर चीज करके दिखाता और फिर से आकार में आकर बैठ जाता अपनी बारी के लिए। मेरे पाँव की सारी उंगलियां काट डाली, मेरे बाल काटे, मेरी पलकें चाकू से काटी, कान काटे। एक एक करके मुझे लग रहा मैं तो मरूंगा। वो दर्द सहनीय था। इतना दर्द मैं सह नहीं सकता था। मैं बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन फिर भी बारी मेरी थी। पत्थर को उछालना चाहता था, लेकिन तभी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। खून बह चुका था मेरा बहुत ज्यादा। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली, मैं होटल के कमरे में था, ऊटी के उसी होटल के कमरे में। शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा, उंगलियां सही सलामत, पाँव मेरे सही सलामत। बाहर की तरफ भागा था उस होटल से, देख रहा। मैं उस वेटर के पास पहुंचकर उसको कहने लगा, मेरे साथ क्या हुआ? मैं यहाँ कब आया? मैं जिंदा तो हूं ना?
अस्पताल में मुझे ले जाया गया। उसने कहा, अस्पताल में? आपको क्या हुआ सर? मैं उसे क्या बताता। मैंने सारी कहानी बताई और वो हंसकर कहने लगा, कान तो ठीक हैं आपके, उंगली भी नहीं कटी, शायद आपने सपना देखा होगा। यह बात उसकी मेरे दिमाग को खोल चुकी। सपना इतना असली कैसे लग सकता है? वो असली जैसा था। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ा। मैं बेहोश हो गया, शायद इसलिए छोड़ दिया। लेकिन निशान क्यों नहीं है, जख्म क्यों नहीं है? उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। उस दिन मैं ऊटी छोड़कर आया था। जुआ खेलने की हिम्मत तक नहीं है मुझ में, हिम्मत तक। मैं कोई लॉटरी भी कभी नहीं खरीदूंगा जिंदगी में। जुआ खेलने की लत ऐसी छूटी मेरी कि अब तो डर लगता है। कोई जुआ खेलता है तो उससे 10 कदम दूर रहता हूँ। मैं हमेशा डरता हूँ कहीं अंधेरे में वो प्रेत दोबारा ना आ जाए। शायद वो एक सपना ही होगा। लेकिन घर आकर नहाते वक्त जब मैंने देखा, मेरी छोटी उंगली के पास एक निशान बना हुआ, कान के पीछे भी एक छोटा सा निशान, जैसे बहुत समय पहले कोई जख्म हुआ हो। पाँव पर भी निशान, बाजू पर भी निशान, लेकिन अजीब सा भरा हुआ निशान। वो निशान कभी पहले नहीं पड़े थे। जैसे वो भयानक रात, वो जुआ खेलने वाली रात। जख्म तो मुझे दिए गए, लेकिन मैं फिर से ठीक हो गया। बस जिंदा बच गया था, यही खुशी थी। भरोसा करता हूँ वो सपना नहीं, सच्ची घटना थी। और मैं चेतावनी देता हूँ, कभी भी भूतों से जुआ मत खेलना। और मैं तो कहूँगा कभी जुआ ही मत खेलना। क्या पता जिससे आप खेल रहे हो वो जिंदा इंसान है, कहीं भूत ही तो नहीं।